वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपने पहले भी और कई बार ये सोचा होगा कि क्या बिटकॉइन को गवर्नमेंट बैन कर सकती है। अगर आप बिटकॉइन के अंदर पहली बार एंटर हो रहे हैं या आप एंटर हो चुके हो और अभी नए हो, तो भी आपके दिल में ये थॉट प्रोसेस आता होगा कि क्या बिटकॉइन को गवर्नमेंट बैन कर सकती है। आपने ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछा भी होगा और सर्च करने की कोशिश की होगी और आपको तरह तरह के जवाब भी मिले होंगे। मैं भी अपना एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकल है बिटकॉइन को बैन करना और बिटकॉइन का प्रिजनर डायलेमा कंसेप्ट क्या कहता है। नया कंसेप्ट है, आपने भी पहली बार मेरे मुंह से सुना होगा। मैंने भी जब सुना था तो उसको स्टडी किया और मैंने इवेल्युएट करने की कोशिश करी उस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि क्या बिटकॉइन को वाकई में बैन किया जा सकता है कि नहीं। राइट, कितना पॉसिबल है। हमें इस सारे सिनेरियो पे आज चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखिए, सबसे पहले बात आप ये जरूर समझ लीजिए कि अगर आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है कि बिटकॉइन को बैन करना है, तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं। अब आप बोलोगे सर कंग्रेचुलेट कर रहे हो, तो परेशानी की बात है। देखिए, गवर्नमेंट बैन किस चीज को करती है? गवर्नमेंट बैन हमेशा उस चीज को कर रही है, वो चीज जो फंक्शनल है, जो चीज काम कर रही है। अगर कोई चीज फंक्शनल नहीं है या काम नहीं कर रही है तो उसको बैन करके क्या फायदा? क्यों बैन करेगी उसे? बेसलेस चीज को कौन बैन करता है? बेसलेस या जिस चीज की कोई वर्थ ही नहीं है उसके उसके लिए कौन कानून बनाता है? राइट। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन जो है वो काम कर रहा है, उसकी कोई यूटिलिटी है, उसका कोई फंक्शन है, जिस फंक्शन को वो एज अ थ्रेट परसीव कर रही है, दैट इज ओके। मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर जिस चीज को थ्रेट परसीव करेगी उसकी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही अच्छी हो। जरूरी नहीं है कि जो जनरल पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग है बिटकॉइन को लेके, वो जनरली जरूरी नहीं है कि आरबीआई की या गवर्नमेंट की या किसी भी सेंट्रल बैंक की वही परसेप्शन हो, विच इज ओके। गवर्नमेंट एटलीस्ट अगर किसी चीज को बैन करने का सोच रही है तो एटलीस्ट उसके अंदर वो एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ ये चीज फंक्शन कर रही है और इस चीज के अंदर ये प्रॉपर्टीज है। तो सपोज हम बिटकॉइन की बात करते हैं। अगर हम बिटकॉइन को देखें, अगर गवर्नमेंट दुनिया की कोई भी ये परसीव करती है कि इसको बैन करना है, ये डिसाइड करती है, तो इसका मतलब वो एक तरीके से ये भी एक्नॉलेज कर रही है कि बिटकॉइन एज अ फंक्शन एज अ मनी फंक्शनल है और ये काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बिटकॉइन के अंदर सपोज कोई फंक्शन नहीं होता तो फिर तो उसे बैन करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो फंक्शनल है, उसके अंदर मनी की सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई हुई हैं और वो एज अ मनी यूज हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स है उसे बैन करने का सोच सकती है, प्लान कर सकती है। और अगर आपकी गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि बिटकॉइन को बैन करना है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि यस नाउ दे एक्नॉलेज कि हाँ बिटकॉइन इज फंक्शनल, वो ऑपरेट कर सकता है और उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं एज अ मनी। इनफैक्ट ये जो अनाउंसमेंट होती है, जब गवर्नमेंट ये बोलती है कि अब बिटकॉइन को बैन करना है या बिटकॉइन के अराउंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनानी है, ये फाइनल स्टेज भी कहा जाता है। बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस से जस्ट पहले का जो स्टेज है। अब आप बोलोगे बाकी स्टेजेस क्या है? तो अब मैं आपको बताऊं, तो पहला स्टेज जो बिटकॉइन की जर्नी में होता है वो ये कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो पहले ये बोलती है कि बिटकॉइन जो है वो बेसलेस है, उसको ट्यूलिप मेनिया से कंपेयर करती है। वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बेसलेस है, वो एक हवा में कुछ लोगों का बिलीफ है, ओवर स्पेकुलेशन है और वो एक दिन खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट क्या करती है पहले स्टेज में, आपको जो हाइप साइकिल्स होती हैं, हाइप साइकिल्स के एग्जाम्पल देती है। देखो ये यहाँ से 100 रुपए से ये गया 1,000 रुपए, ये 1,000 रुपए से देखो वापस ये 320 रुपए आ गया है या 200 रुपए आ गया और अब देखो ये जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइप साइकिल्स को पकड़ के वो एग्जाम्पल देती है। लेकिन जब वो 2 3 4 हाइप साइकिल्स के एग्जाम्पल देती है, हर हाइप साइकिल में बिटकॉइन ऊपर जाता है, करेक्शन लेता है, वापिस आता है, एक बेस को पकड़ लेता है, फिर कुछ दिन बाद वहां से एक हाइप साइकिल पकड़ता है, एक हाई बनाता है, फिर वापस आता है, एक बेस पकड़ लेता है। तो हर हाइप साइकिल में वो ऊपर जाता है और एक बेस बना लेता है। तो जब वो कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट कोई भी दुनिया की बताने की कोशिश करती है कि ये ट्यूलिप मेनिया है, ये एक दिन जीरो हो जाएगा, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो वाला नरेटिव भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वापस से वो आके अपना एक बेस बना लेता है और उस प्राइस पे वो स्टेबल हो जाता है। राइट।
फिर उसके बाद जो अब ये वाला नरेटिव तो काम नहीं कर रहा होता है, ये स्टेज 1 होता है। जो स्टेज 2 होता है वो फिर उस नरेटिव में गवर्नमेंट अपना जो नरेटिव है, जो अपनी जो वो नरेशन वो करती है, पब्लिक को जो समझाने का जो तरीका है उसको चेंज करती है। तो उसमें गवर्नमेंट ये समझाने की कोशिश करती है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ये कैसे ये फ्यूचर ऑफ मनी हो सकता है। मनी का मतलब तो स्टेबल होता है, मनी का मतलब ये कि जो अपनी वैल्यू जो है, आज वो 100 रुपए का है और कल जाओ तो वो 70 रुपए का है, किसी दिन जाओ तो 50 रुपए का है, किसी दिन जाओ तो 250 रुपए का है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है मनी। तो इस तरीके से दिल ट्राई टू सेल, देन वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्लो है। बहुत ज्यादा स्लो इन द सेंस कि वीजा, मास्टर कार्ड, इन सबको देखो, रियल टाइम सेटलमेंट है, एग्जिस्टिंग जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसका रियल टाइम सेटलमेंट होता है। बिटकॉइन इज वे टू स्लो। तो जो मनी होती है वो फास्ट ट्रांजैक्ट करती है, इसकी तरह थोड़ी ना बिटकॉइन की तरह कि इतना स्लो है। फिर गवर्नमेंट उस पे आती कि ये स्केलेबल नहीं है, राइट। इसकी जो ये इसकी जो स्केलेबिलिटी का इशू बताती है आपको। फिर आपको वो गवर्नमेंट उसकी हाई ट्रांजैक्शन फीस के बारे में बताती है। फिर गवर्नमेंट आपको बताती है कि ये जो नेटवर्क है ये देखो, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, ये दुनिया भर में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। अगर ये इतना बड़ा होता चला गया तो सोचो दुनिया की कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और दुनिया में तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है नहीं, काफी सारे जगहें हैं जहां आज भी लोग अंधेरे में रह रहे हैं। सोचो इलेक्ट्रिसिटी वहां जानी चाहिए या बिटकॉइन के नेटवर्क में जानी चाहिए, राइट। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का बहुत इस्तेमाल होता है बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके का नरेशन जो है वो आपको दिया जाता है, ये स्टेज 2 होता है। और अगर आप देखो, अगर आप थोड़े से भी पुराने हो बिटकॉइन स्पेस पे, तो आपने नरेशन 1 भी समझा, आपने नरेशन 2 भी सुना हुआ है। अब आ जाता है नरेशन 3। नरेशन 3 ये है कि जब गवर्नमेंट ये बोलने लगती है कि बिटकॉइन को बैन किया जा सकता है। कैसे बैन किया जा सकता है ये नहीं बता रही है, लेकिन वो ये अनाउंसमेंट करना शुरू कर देती है जो स्टेज 3 है, कि बिटकॉइन को बैन किया जा सकता है, बिटकॉइन को हम रेगुलेट करेंगे, बिटकॉइन को के अराउंड हम बहुत स्ट्रिक्ट एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, बिटकॉइन को हम अपने देश में पनपने नहीं देंगे, या बिटकॉइन को हम करने भी देंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाएंगे। तो ये स्टेज 3 होती है, ये जस्ट बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस से पहले की स्टेज होती है, राइट। अब आप बोलोगे कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि बिटकॉइन को बैन कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई प्लानिंग होगी, और डेफिनेटली गवर्नमेंट ये सोच रही होगी कि इसको किस तरीके से बैन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने बिटकॉइन को बैन करने की जितनी भी कोशिशें थी, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल देश नहीं है आज की डेट में जो ये कॉन्फिडेंटली कह सके कि मैंने बिटकॉइन को बैन कर दिया और देखो यहाँ पे बिटकॉइन मेरे देश में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली बात, अभी तक किसी भी देश ने ये क्लेम नहीं किया। सारे देश जो हैं मिलके सिर्फ यही कह रहे हैं कि अब बिटकॉइन को बैन करना है, रेगुलेट करना है, या इसके इसके अराउंड कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है, राइट। बैन करने वाले भी कम है, लेकिन मैं 1 मिनट को मान लेता हूं कि काफी सारे छोटे छोटे जो डेवलपिंग नेशन है वो कहते हैं कि बिटकॉइन को बैन करना है। अब क्या बिटकॉइन को बैन किया जा सकता है? तो जब भी कोई गवर्नमेंट ये बोलती है कि बिटकॉइन को बैन करना है, तो बेसिकली वो ये कह रही है कि जो बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेडिंग होती है और जो बिटकॉइन के नेटवर्क में जो पार्टिसिपेशन है, जैसे नोड्स हो गए, माइनर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, वो सारा बैन कर देती है। तो उसके देश में वो सिटीजन्स जो हैं वो उसके बिटकॉइन के नेटवर्क में ना तो ट्रेड कर सकते हैं, ना बिटकॉइन के नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो उस बैन का मतलब यही होता है। तो उस बैन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बिटकॉइन बैन हो गया। बिटकॉइन तो एक ग्लोबल एक फिनोमिना है जो कि किसी एक जुरिस्डिक्शन पे ना डिपेंड करता है, ना ही किसी एक जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है, राइट। वो एक तरीके से आप ये समझ लो जैसे एक हवा है, एक बर्ड्स है। मतलब आज साइबेरिया से बर्ड इंडिया में आई, वो लैंड करी, पानी पिया, उड़ी, वापस कहीं चली गई, फिर वापस साइबेरिया चली गई। हवा है, इधर से उधर उड़ रही है, कोई हवा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नदी है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने सोर्स से निकल रही है और जाके अपने एंड पे मिल रही है। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया ये आपको बात समझाने में, बट मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो एजाइल है, वो किसी एक जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं रहता। अभी मैं उस पर भी आगे आऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा आपको उसका। तो जब कोई गवर्नमेंट ये बोलती है कि बिटकॉइन को बैन कर दिया, तो बेसिकली वो सिर्फ अपने सिटीजन्स को
अलाउ नहीं कर रही है। और ऑब्वियसली जब सिटीजन्स को अलाउ नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से वहां बैन हो जाता है। गवर्नमेंट ने पहले भी पास्ट में करके देखा है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, पॉर्न हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने बैन तो ऑन पेपर हो जाता है, और लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो अंडर द ग्राउंड चली जाती हैं, वो ग्रे मार्केट में उसकी एक्टिविटीज चली जाती हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऐसी चीज जो बैन करना, उसके बाद उसके लिए अगला चैलेंज ये होता है कि जो ग्रे मार्केट में चीजें चली जाती हैं उनको कंट्रोल करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट डेफिनेटली बैन उस हद तक जरूर किया जा सकता है कि अपने सिटीजन्स की उसमें पार्टिसिपेशन को बंद कर दिया जाए। नो डाउट वो वहां तक बैन जो है पॉसिबल है, लेकिन बिटकॉइन को बैन कर देना इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी चीज कि बिटकॉइन है क्या, मतलब बिटकॉइन को आप बैन करके अचीव क्या करोगे, और क्यों दुनिया भर में जो बिटकॉइन के अंदर अचानक लोगों की जो रुझान है या उसके अंदर जो कैपिटल है, ना सिर्फ रिटेल सेगमेंट से बल्कि इंस्टीट्यूशन से भी तेजी से बढ़ रही है। उसकी खास वजह है वो ये है कि अल्टीमेटली बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन अगर आप देखो तो एक सॉफ्टवेयर कोड है, सॉफ्टवेयर कोड है जो कि जिसके रूल्स डिफाइन है, और उस रूल्स के अंदर ये कहा गया कि भाई जो ब्लॉकचेन के ऊपर एक ब्लॉक रिलीज होगा, उस ब्लॉक को जो माइनर माइन कर ले जाएगा उसको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलेगा। माइनर को माइन करने के लिए बहुत सारी हैश पावर की जरूरत होती है। हैश पावर जो है वो स्पेशल कंप्यूटर से जनरेट होती है, वो कंप्यूटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि बिटकॉइन को माइन करने के लिए ढेर सारी जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और बदले में जब आप ब्लॉक को माइन कर लेते हो तो आपको बिटकॉइन मिलता है। तो बिटकॉइन एक तो एक चीज क्लियर हो गई कि थिन एयर से जनरेट नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है कि कोई हवा से आ गया, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर आप घर से निकले, जैसे घर से बाहर निकल के आपको गली में या सड़क पे पत्थर मिल जाते हैं, तो ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं कि फ्रीली कोई गए और आपने चीज मिल गई। जिस तरीके से गोल्ड की माइनिंग होती है, जिस तरीके से प्रीशियस मेटल्स की माइनिंग होती है, उसी तरीके से बिटकॉइन को भी माइन करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है आपकी बिटकॉइन में, राइट। अब वो जो माइनर है वो बिटकॉइन को लेके मार्केट में जाता है और कहता है कि भाई ये प्रीशियस चीज है, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी कंज्यूम हुई, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करी, तब जाके मैंने बिटकॉइन को माइन करा, और मेरे को इसमें $100 मेरा खर्चा आया, मैं $110 बेचना चाहता हूँ। अब ओपन मार्केट में किसी भी एक आदमी ने बोला कि ठीक है जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, राइट, बायर मिल गया। सेलर $110 में बेचना चाह रहा था, माइनर जो था, और जो बायर था उसने कहा ठीक है जी $110 में मैं लेता हूँ, तो डील एग्जीक्यूट हो गई। तो एक डिजिटल मार्केट के अंदर जो एक बायर था, एक सेलर था, उसने उसके अंदर बिलीव दिखाया और डील एग्जीक्यूट हो गई। तो बेसिकली क्या है कि ये एक बंदा होता था 10 साल पहले, 11 साल पहले, और आज वो 11 साल के अंदर ये ऐसे ऐसे 21 करोड़ लोग हो चुके हैं जिसका इसके अंदर बिलीफ हो गया। सो बेसिकली बिटकॉइन कर क्या रहा है कि बिटकॉइन आपका जो टाइम है, राइट, उसको मनी में कन्वर्ट कर रहा है डिजिटली। अब आप देखो डिजिटल टाइम स्टैम्प के साथ आपकी जो मेहनत है, आपका जो टाइम है, उसको वो सेव कर रहा है। अब आप कर क्या सकते थे, देखिए आपके पास अगर आज $100 हैं, आप $100 से कॉफी या कोई भी चीज $100 कहीं भी स्पेंड कर सकते थे, लेकिन अगर आपने बिटकॉइन लेने की डिसाइड किया तो आपने बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। सो आपने क्या करा, आप उसको जो चीज को कहीं स्पेंड कर सकते थे कहीं और, उसको उसको उसके बेनिफिट्स ले सकते थे, आपने उस मॉनेटरी एनर्जी को कहीं सेव करने की मंशा जताई। सो बिटकॉइन बेसिकली आपकी जो टाइम है, जो मनी है, मॉनेटरी एनर्जी है, उसको सेव करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अब ये जो मॉनेटरी एनर्जी सेव करने का जो राइट है, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है, क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि सदियों से जो ह्यूमन रेस थी वो अपनी मॉनेटरी एनर्जी को सेव करती आई है डिफरेंट डिफरेंट स्टोर ऑफ वैल्यू से। जो सदियों से जो पुराने जो अर्ली मैन होते थे वो कावरी शेल के अंदर, हाथी के दांत के अंदर, मोर के पंख के अंदर, अलग अलग चीजों में, सी शेल्स के अंदर, फिर मेटल्स आए, मेटल्स के अंदर वो अपनी एनर्जी को सेव करते चले जाएं। तो ये सदियों से एक आदमी, एक इंसान की जरूरत है रही है, अपनी मॉनेटरी एनर्जी को वो सेव करना चाहता है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एक एसेट के अंदर। तो आज डिजिटल एरा में बिटकॉइन के आने के बाद आदमी को ये रियलाइज हुआ कि उसकी जो जो मॉनेटरी एनर्जी है वो डिजिटल एरा में वो डिजिटल एसेट के अंदर सेव करना चाहता है, जो कि सिक्योर है, राइट। तो ऐसा जो बिलीफ है वो दिन प्रतिदिन लोगों का बढ़ता चला जा रहा है, यही तो बिटकॉइन है। तो क्या जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, एक बेसिक ह्यूमन नीड है,
एक एसेट के अंदर अपनी मॉनेटरी एनर्जी को सेव करने की जो नीड है, तो क्या उसको बैन करना चाहेगी गवर्नमेंट? क्या बेसिक ह्यूमन राइट को बैन करना चाहेगी गवर्नमेंट? ये कुछ क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट, दुनिया भर में कोई एक गवर्नमेंट नहीं बट दुनिया भर की गवर्नमेंट को ये आंसर करना है। इनफैक्ट ये हमने देखा है कि जैसे जैसे ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करी है, वैसे वैसे स्टोर ऑफ वैल्यू जो है उसमें आपस में हमेशा कंपटीशन रहा, और बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, बेहतर इनोवेशन के लिए हमेशा ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करती रही। ह्यूमैनिटी ने हमेशा इसी बात पे आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं कि हमने हमेशा इनोवेट किया, बेहतर जिंदगी को जीने के लिए बेहतर विकल्प ढूंढने की कोशिश करी। पहले हम पैदल चलते थे, फिर साइकिल ढूंढी, स्कूटर ढूंढा, बाइक ढूंढी, शिप ढूंढी, उसके बाद हमने हवाई जहाज ढूंढा। ये हमारी बेसिक ह्यूमन एक एक प्रोग्रेस करने की एक नेचुरल फिनोमिना है। तो उसी नेचुरल फिनोमिना का पार्ट है बिटकॉइन, राइट? तो क्या हम इनोवेशन पे लगाम लगाना चाहते हैं? क्या हम आगे ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन रेस जो है अब आगे इनोवेट नहीं कर सकती? ये काफी सारे क्वेश्चन है जो बहुत सारे देशों को अपने ही जनता को देने। तो प्रैक्टिकली इसीलिए कोई इस जलती हुई आग के अंदर किसी देश ने अभी तक हाथ भी नहीं डाला। क्या डेवलप्ड नेशन हाथ नहीं डाल सकते थे? क्या अमेरिका इसको आउटराइटेडली बैन नहीं कर सकता था? क्या जापान इसको बैन नहीं कर सकता था? किसी ने अभी तक इसलिए बैन नहीं किया, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न्स हैं ये, और ये क्वेश्चंस जो है जनरल पब्लिक से भी उनकी तरफ वापस आएंगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, 1933 में अमेरिका ने पहली बार अटेम्प्ट किया था कुछ ऐसा। उसने गोल्ड को जो है उसने बैन किया था कि प्राइवेट ओनरशिप जो है, गोल्ड की प्राइवेट ओनरशिप पॉसिबल नहीं है, लोग अपने पास अब गोल्ड को नहीं रख सकते। लेकिन क्या गोल्ड उस टाइम क्या वैनिश हो गया? लोगों के पास नहीं था। 30 साल बाद गवर्नमेंट को यूएस के अंदर वापस लेना पड़ा ये कानून, और वहां के जो सिटीजन्स थे उन्होंने फिर वापस से वो गोल्ड की ओनरशिप रख सकते थे। लेकिन उन 30 सालों में भी गोल्ड जो है वो लोगों के पास अक्यूमुलेट होता रहा, क्योंकि कानून बना देने से, या कानून को इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज है और कानून को बना देना एक अलग चीज है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बिटकॉइन को बैन करना है तो बेसिकली एक ओपन सोर्स कोड है। उस ओपन सोर्स कोड को आपको फ्लरिश होने से, उसको काम करने से आपको बैन करना पड़ेगा। फिर आपकी जो नोड्स हैं, जो हजारों नोड्स हैं दुनिया भर में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दुनिया में फैली हुई हैं, उन नोड्स को पॉपअप होने से बंद करना पड़ेगा अगर आपको बिटकॉइन को बंद करना है। और फिर आपको माइनिंग का जो है, माइनिंग को आपको बंद करना पड़ेगा। और ये तो हमने क्लासिक एग्जांपल देख लिया कि चाइना ने, हम सोचते थे कि चाइना के अंदर, पूरी दुनिया ये कहती थी कि चाइना के अंदर माइनिंग सेंट्रलाइज है, और जिस दिन चाइना बंद कर देगा माइनिंग को, उस दिन बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। ये भी प्रूव हो गया कि बिटकॉइन की चाइनीज ने माइनिंग बंद करने के बाद भी माइनर्स पूरी दुनिया में फैल गए, और रियल टाइम में फैल गए। 1-1.5 महीने के अंदर जो है वापस से हैश रेट अपने ओरिजिनल लेवल पे आ चुका है। और बिटकॉइन के जो माइनर्स चाइना से निकल के यूएस में, कजाकिस्तान में, एल सल्वाडोर में, अलग अलग कंट्रीज में फैल गए। और कुछ भी, एक थोड़ी सी देर के लिए हैश रेट जरूर कम आया था, जितनी देर में वो लॉजिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते थे। उसके बाद ये दुनिया में प्रूव हो गया कि बिटकॉइन को आप माइनिंग, एक जगह जो सेंट्रलाइज थी, उल्टा वो और ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गई, और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बिटकॉइन की माइनिंग को कंट्रोल करना, राइट? फिर आपको ये भी रोकना है अगर बिटकॉइन को बंद करना है कि जो क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं, जो बिटकॉइन के जो नेटवर्क पे जो आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं, क्या उनको रोकने का कोई साधन है आपके पास, राइट? जो कि क्रिप्टोग्राफिक जो डिजिटल सिग्नेचर हैं, जो लोग अपने हार्डवेयर वॉलेट में और जगह जगह लोगों के पास है, क्या आप उसके हर घर में जाके क्या हार्डवेयर वॉलेट को या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? क्या डिजिटल सिग्नेचर्स को इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट होने से रोक सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसी यही कारण है कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड ये कहती जरूर है कि बिटकॉइन को बैन करना है। नो डाउट हर गवर्नमेंट ने ये एक बार जरूर बोला है कि बिटकॉइन को बैन करना है, या रेगुलेट करना, या स्ट्रिक्ट रेगुलेट करना। बट क्या वो पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो इसीलिए क्वेश्चन मार्क है जो मैंने आपको पीछे रीजंस बताए। और अब जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है एक बिटकॉइन का, जो मैंने आपको बताया था कि प्रिजनर्स डायलेमा होता है। वो मैं उसको आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूं कि बिटकॉइन का जो प्रिजनर डायलेमा क्या होता है, वो एक बार जरूर हम लोग समझते हैं कि मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाना चाह रहा हूं। तो आप अगर इस चीज को देखें, ये एक मॉडल है बिटकॉइन का, प्रिजनर्स डायलेमा। सो बेसिकली अगर आप ये देखो कि यहाँ पे कंट्री ए है जो बिटकॉइन को बैन करना चाहती है, और सपोज करो कि यहाँ पे कंट्री बी है, वो भी बिटकॉइन को बैन करना चाहती है।
अगर कंट्री ए और कंट्री बी दोनों मिलके बैन कर देते हैं, राइट, तो दो जुरिस्डिक्शंस अगर मिलके बैन कर देती हैं तो भी बिटकॉइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो बिटकॉइन है वो वहां से निकल के, दोनों कंट्रीज से निकल के किसी तीसरी कंट्री में चला जाएगा, और जो दोनों कंट्रीज का जो लॉस ये होगा कि जो फियाट करेंसीज, जो उनकी एक्सेस मनी प्रिंटिंग की वजह से, इन्फ्लेशनरी प्रॉपर्टीज की वजह से जो डिप्रिशिएट हो रही हैं, डिटीरिएट हो रही हैं वैल्यू में, वो और तेजी से डिटीरिएट होंगी, और जो बिटकॉइन है वो दोनों कंट्रीज से निकल के, राइट, दोनों कंट्रीज से निकल के किसी तीसरी कंट्री में चला जाएगा। बिटकॉइन का नेटवर्क एजाइल होता है, बिटकॉइन की जो कैपिटल है जो उसमें लगी हुई, वो इतनी मोबाइल होती है कि वो एक देश से दूसरे देश से निकलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाती। मतलब अभी हम सुन रहे थे ना पीछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल अगर अमेरिका में बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा अगर अगेंस्ट आया बिटकॉइन के अगेंस्ट या क्रिप्टो के अगेंस्ट, तो सारे स्टार्टअप्स निकल के दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर जाएंगे। अब आप सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कंट्री ए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है और कंट्री बी बिटकॉइन को बैन करती है, तो कंट्री बी से सारी कैपिटल निकल के कंट्री ए के अंदर चली जाएगी, राइट, कंट्री बी से सारी कैपिटल निकलेगी और कंट्री ए में चली जाएगी। एक और सिनेरियो पकड़ते हैं, कंट्री ए बिटकॉइन को बैन करती है, राइट, और कंट्री बी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करती है, तो कंट्री ए से सारी कैपिटल कंट्री बी को चली जाएगी, राइट। और एक और सिनेरियो पकड़ते हैं कि कंट्री ए भी एक्सेप्ट करती है और कंट्री बी भी एक्सेप्ट करती है, तो क्या होगा, बिटकॉइन विंस। तो चारों सिनेरियो में बिटकॉइन विन सिचुएशन है, मतलब ए, कंट्री ए बैन करे, बी बैन करे, तो भी बिटकॉइन विन करता है, वो सी में चला जाएगा। कंट्री ए बिटकॉइन को बैन कर दे और कंट्री बी एक्सेप्ट कर ले, तो ए से सारा कैपिटल बी में चला जाएगा। कंट्री ए एक्सेप्ट कर ले, कंट्री बी जो है वो बैन कर दे, ठीक है, तो कंट्री ए में सब चलाएगा। तो बेसिकली ये मॉडल ये बताता है कि कोई भी सिनेरियो पकड़ ले, कोई भी देश, कोई भी सिनेरियो पकड़ ले, बिटकॉइन ही विनर होगा। इसका मतलब क्या है कि आप एक कंट्री में अगर कोई कंट्री डिसाइड कर ले, एशिया के अंदर इंडिया डिसाइड कर ले और चाइना डिसाइड कर ले कि बिटकॉइन को बैन करना है, तो बिटकॉइन का जो पूरा का पूरा कैपिटल है, नेटवर्क है, जो लोग हैं, वो यहां से निकल के यूरोप चले जाएंगे, यूरोप बैन कर दे, यूरोप से निकल के यूएस चले जाएंगे। अब यूएस जब अपनी इकोनॉमी को ग्रो करता देखेगा कि सारा का सारा नेटवर्क उसके यहाँ आ गया, क्या वो बैन करना चाहेगा? अब यूरोप देखेगा कि अरे यार हमने बैन करा, यूरोप यूएस को फायदा हो गया, वो वापस उस कैपिटल को बुलाने की कोशिश करेगा। ये डायलेमा है, इस डायलेमा को समझिए, इसी को कहते हैं बिटकॉइन का प्रिजनर्स डायलेमा। तो इस डायलेमा को समझने के बाद आपको ये रियलाइजेशन हो गया होगा कि कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इंडिया को, चाइना को, अब एक बात बताओ, चाइना ने माइनिंग को बैन किया, उसने क्या ये देख नहीं रहा, क्या वो ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि उसका सारा का सारा नेटवर्क उठ के पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो गया और उसका मैक्सिमम नेटवर्क यूएस में चला गया? तो क्या ये उसको नहीं दिख रहा चाइना को? तो चाइना डेफिनेटली इस चीज को एक्नॉलेज करेगा और वो चाहेगा कि आगे फ्यूचर में जब उसको रियलाइजेशन होगा तो माइनिंग के लिए कुछ फेवरेबल चीजें करने की कोशिश करेगा, लेकिन शायद तब तक बहुत लेट हो चुका होगा, क्योंकि सारा माइनर शायद वापस ना आए। लेकिन डेफिनेटली जो कोई भी कंट्री, अगर ये कल को आज इंडिया डिसाइड करे कि बिटकॉइन का आउटराइटली बैन कर देना है, तो क्या इसका मतलब ये कि सारा का सारा जो कैपिटल है इंडिया का, जो ब्रेन ड्रेन है, जो टैलेंट है, वो ऑब्वियसली उठ के मूव कर जाएगा यूएस के अंदर? कल को यूएस बैन कर दे वहां पे सारा का सारा क्रिप्टो, तो वहां का जितना भी जो टैलेंट है वो उठ के इंडिया आ जाएगा, यूरोप चला जाएगा। ये सारा नेटवर्क, कैपिटल, टैलेंट, डेवलपर, माइनर, ये सब एजाइल है बिटकॉइन के। तो ये बिटकॉइन को बैन करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्लोज टू इम्पॉसिबल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनफैक्ट इट इज इम्पॉसिबल। और बिटकॉइन को एम्ब्रेस करना इज मोर प्रॉफिटेबल, इट इज मोर वैल्यूएबल फॉर एनी नेशन। और ये बहुत ज्यादा दिन वो दूर नहीं है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो ये स्टेज है ना, थर्ड स्टेज, कि बिटकॉइन को बैन करना है, बिटकॉइन को रेगुलेट करना है बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, तो ये एक फाइनल स्टेज है बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे, ताकि आपको, मुझे तो मजा आता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझाने में। अगर आपको भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को, बेल बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा कंटेंट, नया चैनल है,
लेकिन मैं इंडस्ट्री में 2016 से हूँ, अक्टूबर 2016 से, तो मैं आपको बेहतर चीज़ों को बता सकता हूँ, और इसीलिए आप चीज़ों को मेरे साथ जुड़े रहें। ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं बिटिनिंग को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें जाके भी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिटिनिंग को फॉलो भी कर सकते हैं। ट्विटर पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं, और जुड़े रहें इसी इसी हमारे साथ। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।